अब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। अभी हम लोगों ने जो पहले देखा था कि ग्लूकोज ओपन चेन में डिफरेंट केमिकल रिएक्शन दे रहा था, पर अचानक ये भी पता चला कि ग्लूकोज में कुछ और भी स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है। तो पहले हम ये जानेंगे कि क्या क्या एविडेंसेस थे जिससे हमें ये पता लगा कि ग्लूकोज में एक और स्ट्रक्चर, ओपन चेन के अलावा एक और स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। नाउ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, देन एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ द साइक्लिक स्ट्रक्चर। आपसे पूछा जाए कि कैसे पता लगा कि ग्लूकोज में साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, तो हम लोगों ने देखा था कि ग्लूकोज टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन से पॉजिटिव टेस्ट देता है। इट मीन्स वहाँ एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप की मौजूदगी के बावजूद ग्लूकोज का रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड एजेंट से कराया गया तो नहीं होता है। मीन्स अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था तो उसको ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करना था, लेकिन वो नहीं करता है। तो पहला एविडेंस जो था साइक्लिक स्ट्रक्चर का, दैट इज नो रिएक्शन विथ RMGX, यानी RMGX से रिएक्ट नहीं करता है। इट मीन्स उसमें कोई और स्ट्रक्चर भी मौजूद है, क्योंकि एक से तो ये पता चल रहा है टॉलेंस और फेलिंग से कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, बट RMGX से रिएक्ट नहीं कर रहा है। इट मीन्स उसमें कोई और स्ट्रक्चर भी है। दूसरा, एल्डिहाइड ग्रुप है बट कंपाउंड सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्ट नहीं करता है। नो रिएक्शन विथ NaHSO3 या NaSO3H। सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्ट करना चाहिए। ऐसे कंपाउंड जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप या मिथाइल कीटोन होता है, वो सोडियम बाइसल्फाइड से पॉजिटिव टेस्ट देता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। टॉलेंस और फेलिंग से पॉजिटिव टेस्ट हो रहा था, इट मीन्स वहाँ एल्डिहाइड ग्रुप था, बट इससे रिएक्ट नहीं कर रहा है। इट मीन्स वहाँ पर कोई एक और स्ट्रक्चर भी है। तीसरा, नो रिएक्शन विथ 2,4-DNP, नो रिएक्शन विथ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। सारे कार्बोनिल कंपाउंड 2,4-DNP से पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। एक वायलेट कलर या ऑरेंज कलर का कंपाउंड बन जाता है, उसी से हम जानते हैं कि कंपाउंड में एल्डिहाइड है या कीटोन है। पर ये एल्डिहाइड का टेस्ट तो दे रहा है टॉलेंस या सिप से, लेकिन 2,4-DNP से रिएक्शन नहीं दे रहा है। इट मीन्स कंपाउंड में कोई एक और स्ट्रक्चर मौजूद है। तो शुरू के 3 पॉइंट्स हमें बता रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट में कोई एक और स्ट्रक्चर भी मौजूद होगा। नाउ फोर्थ पॉइंट हमें ये बताएगा कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर ही क्यों होगा। अब ग्लूकोज में आपने देखा था कि ओपन चेन में एल्डिहाइडिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप दोनों मौजूद था। तो एल्डिहाइड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करके साइक्लिक हेमीएसिटल बना लेते हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर का पता हमें इसलिए लगा कि ग्लूकोज के अल्कोहलिक और एल्डिहाइडिक ग्रुप मिलके हेमीएसिटल बना लेंगे। ग्लूकोज कंटेन aldehydic group and alcoholic group, they react together to form cyclic hemiacetal। तो तीसरा पॉइंट हमें बताएगा कि स्ट्रक्चर, फोर्थ पॉइंट हमें बताएगा कि स्ट्रक्चर साइक्लिक होगा और साइक्लिक हेमीएसिटल होगा। अब मैं उसको आपको यहां पर समझाता हूं। दिस इज ग्लूकोज CHO, इस तरीके से। दिस इज H और OH, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 में OH और H, कार्बन नंबर 4 HNOH, कार्बन नंबर 5 पे भी HNOH, एंड दिस इज CH2OH। दिस इज D ग्लूकोज। O पर लोन पेयर मौजूद होता है, अपने को मालूम है ऐसे। अब ग्लूकोज में जो कार्बन नंबर 5 का OH है, वो जाके CHO से रिएक्ट कर लेता है ऐसे। O माइनस H+ लेके OH में बदल गया। इसके एक स्ट्रक्चर ऐसे बन गया कि दिस इज COH NH, this is HNOH, OHNH, HNOH,
दिस इज HCH2OH, और ये इससे ऐसे जाके जुड़ गया, दिस वन। नाउ दिस इज द अल्फा डी ग्लूकोज। OH राइट साइड में, कार्बन नंबर 1 पर OH राइट साइड में आ गया तो अल्फा डी ग्लूकोज। अब यहाँ ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये वाला, ये कार्बोनिल ग्रुप प्लेनर है, तो अगर यहाँ का OH राइट में आ सकता है तो एक और स्ट्रक्चर बन सकता है जिसमें OH लेफ्ट में आ जाए। तो एक और स्ट्रक्चर भी पॉसिबल होगा ऐसे, इसमें कार्बन नंबर 1 के OH को मैंने लेफ्ट में कर दिया, दिस इज H, बाकी सब एज इट इज, दिस इज HNOH, this is OHNH, again this is HNOH, this is HCH2OH, और यहाँ पर OH आ गया। नाउ देखिए कार्बन नंबर 1 का OH लेफ्ट में आ गया, तो नाउ दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गए, एक ओपन चेन ये बीच वाला, और 2 साइक्लिक जिसमें कार्बन नंबर 1 का OH एक में राइट में है और एक में कार्बन नंबर 1 का OH लेफ्ट में है। मैं अगर यहाँ नंबरिंग कर दूं तो दिस इज 1 2 3 4 5 और 6। नाउ दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गया। अब ग्लूकोज के 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गए, एक ओपन चेन और 2 साइक्लिक, साइक्लिक में अल्फा और बीटा। तीनों स्ट्रक्चर में कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तीनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है, बट तीनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, तो तीनों का जो स्पेसिफिक रोटेशन होगा वो अलग अलग होगा। इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन को थीटा लैम्डा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो बीटा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन है वो प्लस 18.7 डिग्री, दिस इज प्लस 18.7 डिग्री। डी ओपन चेन ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो प्लस 52.5 डिग्री, और जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 112 डिग्री। तो एक ही कंपाउंड के 3 डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशन है, क्योंकि उसके 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं और तीनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं, क्योंकि तीनों में कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और ग्लूकोज तीनों स्ट्रक्चर में इंटर कन्वर्ट होता रहता है, तो ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन भी कंटिन्यूअसली बदलता रहता है। तो एक ही कंपाउंड के 3 डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशन है, तो इस प्रक्रिया को म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। नाउ दिस इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। आपसे पूछा जाए कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है, तो आप उसकी डेफिनेशन बोलेंगे, द स्पॉन्टेनियस चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑन स्टैंडिंग। किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के स्पेसिफिक रोटेशन में लगातार चेंज होते रहने की प्रक्रिया को म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। सो दिस इज म्यूटा रोटेशन। अब अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज और ओपन चेन के स्ट्रक्चर में जो बीटा डी ग्लूकोज होता है वो 64% होता है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है ओपन चेन ये सिर्फ 0.02% होता है, और जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है वो 35.08% होता है। यानी बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और ओपन चेन स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्टेबलाइज फॉर्म बीटा डी ग्लूकोज, देन अल्फा डी ग्लूकोज, और ओपन चेन स्ट्रक्चर सबसे कम अमाउंट में होता है, दैट इज 0.02%। अब जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज हैं वो एक दूसरे के एनोमर होते हैं। पूछा जाए एनोमर एक नया टर्म, म्यूटा रोटेशन एक नया टर्म आया था, तो हमने बताया कि किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के स्पेसिफिक रोटेशन में लगातार चेंज होते रहने की प्रोसेस को म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। वो तभी होगा जब किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर एक से ज्यादा होंगे, सब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, डिफरेंट होंगे, तो उनका स्पेसिफिक रोटेशन बदलता रहेगा। नाउ अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर हैं, दे आर द एनोमर्स ऑफ ईच अदर, द अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर ऑफ ईच अदर। पूछा जाए एनोमर की डेफिनेशन क्या होगी, तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनका कॉन्फ़िगरेशन उस कार्बन पर डिफरेंट हो जहां ओपन चेन में उसका फंक्शनल ग्रुप मौजूद था,
आप देखिए अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों का स्ट्रक्चर कार्बन नंबर 1 पर देखिए डिफरेंट हो रहा है, कार्बन नंबर 1 पे डिफरेंट हो रहा है। लेकिन कार्बन नंबर 1 पर डिफरेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि ओपन चेन में इनका फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे ही था। तो एनोमर इज डिफरेंट फ्रॉम इपीमर। इपीमर की थी डेफिनेशन की ऐसे कंपाउंड जिनका कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक सेंटर पर डिफरेंट हो, वो इपीमर कहलाते हैं। बट कोई कंपाउंड एनोमर तभी बनाएगा जब उसमें साइक्लिक के साथ साथ ओपन चेन स्ट्रक्चर भी हो, स्ट्रक्चर एक से ज्यादा हो तो वो एनोमर बनाएगा, और एक से ज्यादा में एक ओपन चेन हो और एक साइक्लिक हो और उसका कॉन्फ़िगरेशन वही डिफरेंट हो जहां ओपन चेन में फंक्शनल ग्रुप था, तब वो कंपाउंड एनोमर कहलाएगा। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एनोमर, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पर जहां इसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, ओपन चेन में यही उसका फंक्शनल ग्रुप मौजूद था। तो दिस इज अबाउट द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज।